नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सलीम को बिहार से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। ये वही अब्दुल सलीम है मौलाना जिसने सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यही नहीं, जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मौलाना के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए थे और सीएम योगी की मां के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था इस मौलाना ने, इसको लेकर के काफी रोष भी था, जिसको लेकर के कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य इलाकों में भी, अन्य राज्यों में भी इसको लेकर के प्रदर्शन हुए थे। जब उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के तमाम जो सामाजिक संगठन है वो सड़क पर उतर आए थे और कई जगह इस मौलाना का पुतला भी दहन किया गया था। इसी को लेकर के लगातार यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ इस मौलाना की गिरफ्तारी के लिए कहीं ना कहीं लगी हुई थी, जिसके बाद पूर्णिया से इसकी गिरफ्तारी की बातें सामने आ रही हैं जो साफ तौर पर यह बताती हैं कि इस मौलाना को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बिहार के ही एआईएमआईएम नेता ने इसको लेकर के बात भी कही है। उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा था मानो किसी को इनको किडनैप करके कोई ले गया हो, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि पूर्णिया से इसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद इसको यूपी लाया गया है। फिलहाल इसको लखनऊ लाया गया है या किसी और जगह पर रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मौलाना को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जो कथित आपत्तिजनक टिप्पणी इसने की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन हो रहे थे। लोग लगातार इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बलिया हो, कानपुर हो, बलरामपुर हो, लखनऊ हो या कोई और जनपद हो, सभी जगहों पर इस मौलाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार लोग सड़कों पर थे और उनमें रोष जो था वो साफ तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इस मौलाना ने सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था और इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लोग सड़कों पर भी आए थे। यही नहीं, जब मौलाना को इस बात की भनक लगी या उसको जानकारी हुई तो उसने बताया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसको गलत संदर्भित तरीके से बताया गया है, मेरा कहने का इरादा ये नहीं था। इतना ही नहीं, मौलाना ने उसके बाद कहा कि मेरी गिरफ्तारी होगी तो तुम लोग इसी तरीके से केवल सोशल मीडिया पर लिखना मत। तो कहीं ना कहीं भड़काने का भी काम इस मौलाना ने किया था और अब इस मौलाना की गिरफ्तारी हो गई है। जैसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, अब देखना होगा कि इसकी गिरफ्तारी की जो खबर है उस पर कब मुहर लगती है और इसको पुलिस कहां लेकर के जाती है, जो जानकारी है उसके हिसाब से। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करने वाले बिहार के इस मौलाना को, अब्दुल सलीम को, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की जो जानकारी है वो अब हर तरफ वायरल है। इस मौलाना का जो नेटवर्क है, इसका कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम से भी है, जिसकी वजह से अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से एआईएमआईएम के नेताओं का बयान आता है और इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ आकर के कहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के मन में या सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो यही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में, इस गिरफ्तारी पर अभी तक कोई बयान जो सार्वजनिक है वो नहीं हो पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मौलाना अब बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि जो उसने विवादित बयान दिया था उससे कहीं ना कहीं उसकी ही मुश्किलें नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए मुश्किलें थी जो उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक बात कह रहे थे। लेकिन अब मौलाना पुलिस की गिरफ्त में है। एक और खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गेहूं की खरीद को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने टाइमलाइन तय की हुई है और आज कल से शुरुआत हुई है और जून तक ये चलेगी और इसके लिए कहीं ना कहीं लगातार जो क्रय केंद्र है, करीब 6500 क्रय केंद्रों पर जो किसानों की अव्यवस्था ना हो, उनको सुरक्षा मिल सके, उनको सुविधा मिल सके, तमाम चीजों के लिए वहां पर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करने के भी निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं और साफ तौर पे कहा है कि डीबीटी के माध्यम से इन किसानों के खाते में 48 घंटे के भीतर पेमेंट हो जाना चाहिए। किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण आपको जरूर कराना होगा और अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप पंजीकरण कराते ही आप उसके लिए आप
आप आराम से अपने गेहूं को बेच सकते हैं। और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो करीब 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और एमएसपी भी इसके लिए बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं 160 रुपए पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ गए हैं। तो किसानों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए, किसानों को फायदा हो, इसको लेकर के सीएम योगी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। और किसी भी किसान को परेशानी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखने के लिए उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी को निर्देशित किया है कि किसान बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके जिलों की है वो बताएंगे। हमारे साथ सबसे पहले इंद्रवीर जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए अखंड, हमारे पास एक पहले तस्वीर है, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। और ये एक ही परिवार के 6 सदस्य थे और ये दर्शन करके आ रहे थे विंध्याचल से, और इनके साथ एक घटना होती है। और पहले वो तस्वीर देखिए, फिर मैं आपको विस्तार बताता हूँ कि घटना है कैसे। देखिए अखंड, ये 6 सदस्य हैं एक ही परिवार के और ये विंध्याचल दर्शन करके वापस आ रहे थे। उसी दौरान इन लोगों के साथ में जहर खुरानी, अगर हम बात करें तो अक्सर बहुत पहले ये घटनाएं होती थी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग, ज्यादातर जहर खुरानी जो घटनाएं देखने को मिलती थी। अगर हम बात करें, मैं किसी शहर का नाम तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो शहर हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, या फिर ऐसे जो चोर उचक्के जो लोगों को बेहोश करके उनके साथ धन दौलत या और भी जो सामान होता है उसको लूटने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी आज भी ऐसे कुछ लोग आपराधिक टाइप के हैं, बदमाश टाइप के, जो आज भी हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों को ये साथ वाकया हुआ है और ये विंध्याचल वापस आ रहे थे। पानी पीने से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और इनका जिला अस्पताल रायबरेली में इलाज चल रहा है। ये इनका जो अगर बात करें तो घटना कहाँ हुई, तो इनको ऐसा शक है कि इनके साथ घटना हुई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे इनके साथ ये घटना हुई थी, लेकिन ये रायबरेली तब तक पहुंच चुके थे और इनको जो है रेलवे स्टेशन एम्बुलेंस जिला अस्पताल से जो है भर्ती कराया गया है। और जीआरपी जांच में भी जुटी है कि आखिर इस पूरे प्रकरण पे किस तरीके का मामला था और क्या इनके साथ हुआ था। यहाँ और प्रयागराज के स्टेशनों पर भी बात चल रही है। अभी दोनों रेलवे स्टेशन संदिग्ध है कि घटना जो हुई वो रायबरेली में हुई या प्रयागराज में, लेकिन परिजनों का कहना है कि प्रयागराज में इनके साथ ये घटना हुई है। लेकिन अभी फिलहाल सब सुरक्षित है और सकुशल है, लेकिन उनका इलाज जो है रायबरेली के जिला अस्पताल में जारी है। और एक ही परिवार के 6 लोग थे, जिसमें महिला पुरुष सब थे, और ये दर्शन करके विंध्याचल से लौट रहे थे। इनके साथ जहर खुरानी की ये घटना हुई है, जिसमें बड़ा ही चौंका देने वाला मामला है अखंड जी। अब बिल्कुल इंद्रवीर है, क्योंकि जहर खुरानी की जो तमाम घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, बहुत लेकिन कम है इस तरह की घटनाएं। लेकिन जो ये मामला प्रकाश में आया है, जो ये मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं आज भी इस चीज को संदर्भित करता है या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जहर खुरानी से जो संबंधित जुड़े मामले हैं या इससे जुड़ा जो गैंग है वो आज भी एक्टिव है। अगर एक ही परिवार के इतने लोग जहर खुरानी का शिकार हो जाते हैं और इसके बाद उनकी हालात खराब हो जाती है, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इंद्रवीर, इसमें यह भी जानना चाहेंगे कि परिवार के सदस्यों की तरफ से कोई बात कही गई, क्या उनके साथ किसी तरीके की कोई घटना घटित हुई, उनके साथ किसी तरीके की लूटपाट की घटना या फिर उनका कोई सामान गायब हुआ, कोई जानकारी निकल करके सामने आई है? क्योंकि इसके पीछे वजह क्या सामने निकल करके आ रही है? देखिए, अभी तक कोई लूटपाट की या कोई ऐसी घटना नहीं आई है, ना ही कोई इसमें ज्यादातर पीड़ित हैं या किसी की मृत्यु हुई है। लेकिन इस कंडीशन में हालत ज्यादा सीरियस थी, तो 6 के 6 लोग रायबरेली जिला अस्पताल में एडमिट है और उनका इलाज अभी चल रहा है वहां पे। अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन कोई घटना इनके साथ नहीं हुई है जहां तक हमारे सूत्रों की। और हम अगर अपनी बात करें तो वहां पे भी अभी किसी तरीके कोई घटना नहीं हुई। अनहोनी कोई भी अनहोनी होती उसके पहले ये सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। अभी तक कोई घटना नहीं आई है सामने इनके साथ कोई ऐसे, लेकिन ये वारदात बड़ी थी, इस तरीके से ये वारदात सामने निकली। कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जब ना लूटपाट की कोई खबर है, ना किसी तरीके का उनका कोई सामान गायब है, ना किसी और अन्य लोगों के साथ नहीं हुआ है, एक ही साथ परिवार के 6 लोग, एक साथ सदस्य जो कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार हुए। ऐसा भी हो सकता है कोई इन्होंने खाद्य पदार्थ खाया हो, क्योंकि अमूमन जब आमतौर पर लोग घर से निकलते हैं, साथ में आते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो कोई सामान या कोई वस्तु या कोई भी खाने पीने की चीज खरीदते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या कि उन्होंने जो खाने पीने की चीज वस्तु खरीदी थी उसकी वजह से इस तरीके की घटना घटित हुई हो और मामला जहर खुरानी का बन गया हो? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी पुलिस और जीआरपी भी जांच कर रही है कि आखिर एग्जैक्टली मामला था क्या, क्या वाकई में जहर खुरानी था। लेकिन प्रथम दृष्टि से जो हम लोगों को, जो मीडिया को लग रहा है कि जहर खुरानी
कि इनके साथ घटना हो सकती है, और परिवार वालों ने भी आरोप लगाए हैं। एक दो लोग जो होश में थे उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये घटना हुई है। तो अभी इसको जहर खुरानी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी किसी भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो इसको अभी उसी देखा जा रहा है। लेकिन ये आरोप है परिजनों का कि जहर खुरानी इनके साथ घटना की गई है। अब एग्जैक्टली तब होगा जब कोई आधिकारिक बयान आएगा। अभी फिलहाल आधिकारिक बयान जीआरपी का और पुलिस का, यहाँ का या किसी का अभी नहीं आया है। तो अभी उससे देखने से ये लग रहा है कि इनके साथ ये घटना हुई है। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि कहीं ना कहीं आधिकारिक बयान का इंतजार भी करना चाहिए। फिलहाल ये परिवारजनों का आरोप है, लेकिन पुलिस की जांच में क्या निकल करके सामने आता है, या कोई खाने की चीज की वजह से ऐसा हुआ, या फिर सच में ये घटना जो है पुरानी से जुड़ी हुई हो, ये तो सब पुलिस जांच होगी, उसी में निकल करके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। चलते हैं सरफराज के पास। सरफराज, कल देर शाम तमाम अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, 27 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें से 26 एसपी रैंक के अधिकारी है, एक आईजी रैंक का अधिकारी है, और बहराइच के भी कप्तान का तबादला कर दिया गया है। क्या अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों का फोन ना उठाना वजह है, या फिर पिछले महीने, कुछ महीने पहले कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देना प्रमुख वजह बताई जा रही है? इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? क्यों आखिरकार बहराइच के जो कप्तान है उनको शंट कर दिया गया है? जी अखंड जी, आपको बता दे कुछ मामला तो खैर हम लोग ने खबर भी चलाई थी, जो सलामी को लेके हुआ था पुलिस लाइन में, उसको भी योगी जी ने संज्ञान में लिया था, पर उस समय उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। पर अगर देखा जाए तो एसपी साहब का, जो बहराइच के पुराने एसपी थे आर एन सिंह जो थे, तो उनका रवैया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। बाकी क्राइम वगैरह तो रुका है, लेकिन अब जो नए एसपी आए हैं, विश्वजीत श्रीवास्तव जी जो आए हैं, अब आज हम लोग की मीटिंग रखी है 4:30 बजे। अब जाकर देखेंगे उनके जो हमारे बहराइच में आए हैं, उनके होते हुए देखते हैं कि यहाँ क्राइम बढ़ता है या रुकता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है क्राइम के ग्राफ को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बहराइच में जैसा कि सरफराज ने बताया कि क्राइम में इस तरीके कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, क्राइम ग्राफ ठीक ही था। लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही सरफराज की, बहराइच के एसपी के ऊपर गिरने की जो गाज है, उसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि वो अधिकारी तो थे, लेकिन अधिकारी होने के नाते जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसमें कितना दमखम है? क्योंकि लगातार इस तरीके से जनप्रतिनिधि सीएम योगी के पास भी शिकायत लेकर के पहुंचे थे कि जो बहराइच के एसपी हैं वो उनका तरजीह नहीं देते, उनका फोन नहीं उठाते हैं। जी अखंड जी, आप ठीक सही कह रहे हैं कि जैसे आप ज्यादातर देखे होंगे जितनी बहराइच में जो घटनाएं होती हैं, और जैसे कोई पकड़ा गया है, क्राइम हुआ, तो ज्यादातर जो बाइट होती थी वो एडिशनल एसपी देते थे। कभी हमारे बहराइच के एसपी साहब ने कोई भी आके सामने से कोई भी प्रेस मीटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हो सकता है इसको ही लेके योगी जी में कुछ उंगली हुई हो, जो लोगों सूत्रों के कहने के हिसाब से योगी जी ने जो एक्शन लिया है वो सही लिया है। जी बिल्कुल, सरफराज ये बता रहे हैं कि एसपी कभी सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, बड़े मामलों में भी आकर के मीडिया को ब्रीफ नहीं करते थे, शायद ये भी वजह है। लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि एसपी साहब जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और वजह एक और भी है कि पिछले महीने, कुछ महीने पहले एक कथावाचक को उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, जिसके बाद कई बड़ा विवाद सामने आया था, जिसको लेकर के भी वो सुर्खियों में बने हुए थे और सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए थे, जिसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सीएम योगी नाराज चल रहे थे। शायद इसका वजह ये भी हो सकती है। फिलहाल जो भी हो, उन 13 कप्तानों की लिस्ट में बहराइच के भी कप्तान का नाम था और उनको वहां से हटा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज तमाम जानकारी के लिए। कोई अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए खंड, कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी बेचने का जो है रैकेट कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर जो है पुलिस ने भी पकड़ा, और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है इस पे बड़ी कार्रवाई की है। 3 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर जो है कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मामला इस तरीके से है कि एक युवक है अभिषेक करके, उसने जो है एक बिहार के एक युवक को जो है 10 लाख रुपए उसकी किडनी बेचने को लेकर के यहाँ कानपुर में बुलाया था, जो आहूजा हॉस्पिटल यहाँ पर एक कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आसपास पड़ता है, जहां पर उसका 10 लाख रुपए में उससे किडनी खरीदने का जो है एक तरीके से कहा जाए तो सौदा तय हुआ, जिसके बाद में उसको लगभग 9.5 लाख रुपए मिले। जब 50,000 रुपए उसको नहीं मिले तो ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस के पास पहुंचा, और ये फिर जब मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो एक सिंडिकेट कहीं ना कहीं खुलता है, और
लगभग 3 अस्पतालों को जो है इस जांच के घेरे में जो है आते हैं, जिसमें से लगभग 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार करके जो है पूछताछ की जाती है। तो पता चलता है कि एक युवती है जो कि लगभग 60 लाख रुपए में जो है उस किडनी को बेचा जा रहा था, और अभिषेक काला करके जो युवक है वो सौदा करके जो है किडनी का उसके साथ में जो है इस तरीके की जो है बेचने का कार्य कर रहा था, जिसमें लगभग 6 से 7 इस तरीके के जो है किडनी के जो बेचने के जो मामले हैं वो साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं सामने आए हैं। पुलिस फिलहाल अभी जांच पड़ताल भी कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है उसने अभी 3 अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की है, और जो अस्पताल है उनका जो लाइसेंस है उसको निरस्त करने की भी कहीं ना कहीं जो बात है वहाँ के यहाँ के जो सीएमओ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिंडिकेट है ये कई दिनों से चल रहा था, और अगर जो ये मामला है अगर ये पुलिस तक न जाता तो हो सकता है कि सिंडिकेट और लंबा चल सकता था। अखंड बिल्कुल अवनीश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग अभी थे उस 12 बजे के लाइव में, जब हमारे साथ वो पीड़ित जुड़ा था जिसने ये आरोप लगाया था प्रतापगढ़ में कि उसकी पत्नी का इलाज कराने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर आरोपी डॉक्टरों ने उसकी किडनी निकाल ली। सीएमओ ने जांच की, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया, उन्होंने भी कंप्लेन कराई, और अब इस तरीके से कानपुर में इस तरीके के रैकेट के सामने आने के बाद 3 अस्पतालों को ना सिर्फ लाइसेंस निरस्त किए बल्कि जांच भी बैठा दी गई है। सवाल ये उठता है अवनीश कि आखिरकार ये किडनी का जो रैकेट है ये जो एक बड़ा नेक्सस बन चुका है, क्योंकि अब ये घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो क्या इस मामले को लेकर के जो तमाम न सिर्फ अस्पताल ही तो होंगे नहीं जिम्मेदार, उसमें तो डॉक्टर भी इस सारी चीजों को इस चीज को काम करने के लिए लगे होंगे, तो क्या उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या फिर केवल अस्पताल को के लाइसेंस निरस्त करके खाना पूर्ति कर ली जाएगी? देखिए, जो आहूजा हॉस्पिटल है उसकी जो डायरेक्टर है, जो मालकिन है प्रीति आहूजा, उनके पति सुरजीत सिंह आहूजा, और एक उसी के यहाँ का जो लड़का है शिवम अग्रवाल, इन सबको जो है इनके साथ साथ लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इनसे जो है पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि अखंड कल्याणपुर थाना क्षेत्र एक थाने क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कानपुर में एक थाना क्षेत्र में लगभग 350 से 400 अस्पताल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर चल रहे हैं। लगभग एक हर गली में एक हॉस्पिटल, आपको 2 हॉस्पिटल मिल जाएंगे। तो एक कहा जाए तो इतने बड़े एक हब में अगर कहा जाए, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो हो सकता है आसानी से जानकारी ना भी हो, लेकिन जिस तरीके से ये हॉस्पिटल चल रहे हैं, अवैध रूप से भी बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो जो सीएमओ है यहाँ के या जो भी इनको लाइसेंस उपलब्ध करवाते हैं उनको समय समय पर एक जांच भी करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो है कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। फिलहाल कार्रवाई के तौर पर अखंड ओटी को सीज कर दिया जाता है। कार्रवाई के तौर पर जो है हॉस्पिटल में एक ताला लगता है, लेकिन बैक एंड से दूसरे दरवाजे से जो है कहीं ना कहीं अस्पताल चलता रहता है। तो एक ये व्यवस्था जो है इसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है लेनी चाहिए, जिससे जो इस तरीके का काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों की जान से खेलने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक कड़ा एक्शन हो सके। बिल्कुल अवनीश, सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था सुधारने के लिए आपको इस तरीके के एक्शन लेने पड़ेंगे कि कोई दूसरी बार इस तरीके कदम ना उठाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई तो होती है, लेकिन अस्पताल नाम बदलकर फिर से चालू हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, क्योंकि फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है, मीडिया का ध्यान खत्म हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक कल्याणपुर इलाके में जैसा कि अमित ने बताया कि 350 से 400 अस्पताल हैं, ऐसे में इस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिस तरीके से अस्पताल खुल रहे हैं, केवल कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का आलम है, देश का आलम है। सबसे ज्यादा लोगों के साथ धोखा है, सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है, लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करने के लिए अस्पताल खोले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ या उनकी जान के साथ खिलवाड़ इन अस्पतालों में ही होता है। लोगों की जान बचाने से ज्यादा लोगों की जान लेने का काम ये अस्पताल करने लगे हैं। इस तरह की कार्रवाइयां तो होती हैं, पर इन कार्रवाइयों का कोई रिजल्ट नहीं होता, खाना पूर्ति होती है, फिर नाम बदल के अस्पताल चलते हैं। और ऐसे कई अस्पताल लखनऊ में भी है जिनके खिलाफ ना सिर्फ सीएमओ ने कार्रवाई की है बल्कि जिलाधिकारी ने भी कार्रवाई की है। लेकिन हम ऐसे कई अस्पतालों की लिस्ट या नाम जानते हैं जो नाम बदल करके आज भी वहां पर अपना ये जो धंधा है साफ तौर पर चला रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा अवनीश, और जो भी अपडेट आएगा वो जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इतना भी पता कीजिएगा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आदमियों के साथ साथ कुछ एक ऐसा नहीं होगा केवल एक ही आज डॉक्टर इसमें लोग होंगे या केवल अस्पताल संचालक ही होगा, इसमें बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की मिलीभगत होगी। ये नेक्सस कहां तक है, इसकी कनेक्टिविटी कहां तक है और कहां से कहां ये जुड़ा हुआ है, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जरूर पता कीजिएगा और खंगालिएगा कि आखिरकार इस तरीके के नेटवर्क से जो
लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिरकार इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श के पास चलते हैं। हरदोई आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अखंड जी, आज हम बताना चाहें हरदोई जनपद में एक बहुत बड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी के हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें हरदोई जनपद में पिहानी रोड, पिहानी सिंगी से लेकर लखनऊ बाईपास तक के लिए करीब 67,97,86,000 रुपए की मंजूरी की है, जिसकी पहली किस्त जारी कर दी गई, जिसको आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने उसको अपने फेसबुक पर के माध्यम से अवगत भी कराया है कि जो सड़क काफी दिनों से अधर में लटकी हुई थी। नितिन अग्रवाल जो है आबकारी मंत्री हैं और जो सदर सांसद हैं, जब दोनों में विवाद चल रहा था, आपस में तकरार चल रही थी इस सड़क को लेकर। उनका दावा यह था कि इस सड़क को मंजूरी मैंने दिलाई है और नितिन अग्रवाल कहना मैंने मंजूरी दिलाई है। लेकिन कल ये सब साफ हो गया है और उस मंजूरी को लेकर हम बता दें, इसकी पहली किस्त जो आई है 3,32,97,000 रुपए की जारी की गई है, जिसमें यह सड़क जो है पिहानी चुंगी से सीमा चौराहा और ये लखनऊ जो है बाईपास से बनेगी। ये जो सड़क है जो NH-31 जो बोला था उसको चौड़ीकरण का होने का, इससे कहीं ना कहीं अगर बताएं ये हरदोई जनपद वासियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। और दूसरी बात बताना चाहिए, यहाँ की जो 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 वो है, यहाँ की जो कामकर्ता लोग हैं, उनको यहाँ पर बेरोजगार भी मिलेगा और कहीं ना कहीं पर यहाँ पर योगदान को बढ़ावा दिया जाएगा। जी अखंड। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं मार्ग चौड़ीकरण का काम और या फिर सड़कों के निर्माण के लिए, सड़कों के कहीं ना कहीं जो खराब सड़कें हैं उनको रिन्यू कराने के, नवीनीकरण कराने के लिए लगातार फंड रिलीज हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हरदोई वासियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि इस तरीके से सड़क के निर्माण के लिए इस तरीके का फंड एलोकेट जरूर कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदर्श, हमने कई जगहों पर देखा है कि सड़क के निर्माण के लिए फंड आ जाता है, एलोकेट हो जाता है, लेकिन कई बार, क्योंकि अभी हमारे साथी ज्ञानी नहीं जुड़े, नहीं तो वो भी बताते हैं कि काम बहुत शिथिलता के साथ चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। फिलहाल आदर्श से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया, हम चलते हैं विमल के पास। हमारे साथ विमल जुड़े हैं। विमल, कौन सी बड़ी खबर है? सर, गाजियाबाद से आपको बता दें, पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार पर घंटा घर के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने, लगभग 10 अज्ञात हमलावरों ने एक पत्रकार पर हमला कर दिया लाठी डंडे से, और उस पत्रकार के हाथ और पैर में भी फ्रैक्चर आया है। ये घंटा घर कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। अज्ञात हमलावरों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी किसी भी तरीके से हमलावरों का पता नहीं पड़ पाया है। विमल, आखिरकार क्या वजह है? क्या उस पीड़ित पत्रकार की तरफ से कोई तहरीर दी गई है? किन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया? क्या वजह निकल करके सामने आ रही है? सर, वजह ये सामने आ रही है कि रात्रि के समय कॉलोनी में कोई विवाद चल रहा था, तो वो पत्रकार उस विवाद को देखने के लिए गया, लेकिन वहां के कुछ जो और लोग थे वो उस पत्रकार पर भड़क उठे और उसके पीछा करने लगे। तभी उन्होंने लाठी डंडों से उस पत्रकार की बड़ी बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी और हवाई फायर भी किया। हवाई फायर से जो आसपास के घरों में लोगों में दहशत का माहौल बन गया और वो अंदर छिप गए थे। लेकिन जैसे ही हवाई फायर करते हुए वो लोग भाग निकले। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। नहीं, क्या इस पूरे मामले पे पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? गिरफ्तार किया किसी अपराधी को? कोई जानकारी निकल करके सामने आई है? अभी कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन आरोपियों की पहचान कर रही है। बहुत ही जल्द इस केस का खुलासा भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस तमाम जानकारी के। देखिए किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो भी गाजियाबाद जैसे इलाके में, और वो भी पत्रकार के ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला करना, हवाई फायरिंग करना और दहशत का माहौल क्रिएट करना। इस साफ तौर पर कहीं ना कहीं खुला चैलेंज है गाजियाबाद पुलिस को। ऐसे अपराधियों से सख्ती से न सिर्फ निपटा जाना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भी जरूर डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमल तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश हमारे साथ बने हुए सिद्धार्थनगर से। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है सिद्धार्थनगर से आज की? जी अखंड, मैं आज आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजना होती है विकास करना, कहा गया ये जो है सिद्धार्थनगर जिले का जो है नगर पंचायत इटवा है, और जहां विकास ने विकास के वादे को ही फेल कर दिया, क्योंकि यहाँ के जो नगर पंचायत के चेयरमैन है उनका नाम ही विकास जायसवाल है, और जो वहाँ की स्थिति है वो भी जो है विकास के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ है। विजुअल मेरे द्वारा दिया गया है जो है
इटावा नगर पंचायत के अंतर्गत एक मस्जिदिया आ रहा है, वार्ड नंबर 4 है। वहाँ वाटर एटीएम लगाया गया। उस वाटर एटीएम को अगर एक बार दिखाया जाए तो इसमें इतने जाले लगे हुए हैं कि पानी की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ पूरे एटीएम जो है वाटर पे सिर्फ जाला जाला ही दिखाई दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जब दूसरी जगह देखा गया इटावा नगर पंचायत के अंतर्गत तहसील प्रांगण में, वहाँ जो है वाटर एटीएम लगाया गया, उसमें भी पानी की मात्रा नहीं है। एक बड़ा टंकी बनाया गया वाटर का, 2023-24 में शायद उसका शिलान्यास किया गया था तहसील प्रांगण में, उसको आप एक बार तस्वीरें दिखाइए। यानी किसी में भी थोड़ा सा भी जो है पानी का सप्लाई नहीं है। चालू हो गया। जी अखंड, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्था किया गया है, एक तो नाम भी विकास जायसवाल है, दूसरा बात अगर देखा जाए तो वहाँ की जो स्थिति है विकास के नाम पर जो है सिर्फ दिखावा है। अब सरकार ऐसे में अगर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, इसके बावजूद भी अगर विकास नहीं है तो फिर वहाँ की स्थिति क्या होगी अखंड? अगर इतनी मूलभूत सुविधा के लिए विकास के नाम पर आए हुए पैसे से विकास नहीं किया जाएगा और मूल सुविधा भी अगर इसी तरीके से धूल फाकेगी, जाला लगा रहेगा, गंदगी का अंबार रहेगा, तो आखिरकार मतलब क्या? तो विकास कराने के लिए आया वो विकास का पैसा किस विकास के पास जा रहा है? जी अखंड, देखिए लगातार अगर देखा जाए तो इटावा नगर पंचायत में ऐसे कई जगह हैं जहां सिर्फ दिखावा बन करके रह गया। अभी इस संबंध में जब वहां से ईओ से संपर्क करने की कोशिश किया गया तो जो नगर पंचायत के शासी अधिकारी उनका नंबर नहीं लग पाया, क्योंकि आज ऐसे अवकाश भी है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर रही है सरकार विकास के लिए, क्षेत्र की विकास के लिए, जनता को मूलभूत सुविधा प्राप्त करवाने के लिए करोड़ों रुपए सरकार दे रही है, और अगर इसके बावजूद भी अगर जो है विकास नहीं हो रहा है तो स्थिति क्या होगा? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है अखंड। बहुत सोचनीय विषय है कि आखिरकार इस तरीके से करोड़ों रुपए विकास के नाम पर आते हैं और अगर वो विकास की जगह पे कई और विकास काम में लग जाते हैं तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे ही कि आखिरकार विकास के लिए आया हुआ पैसा कौन से विकास में लग जा रहा है या किसके विकास में लग जा रहा है, समझ से परे है। लोगों के लिए मूलभूत सुविधा अगर उपलब्ध नहीं है, तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, लोगों उसी के नाम पर पैसे आते हैं, लेकिन अगर उस पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल ही अगर नहीं होगा तो आखिरकार कैसा विकास होगा और उस विकास को हम कैसे विकास के रूप में देखेंगे, ये समझ से परे है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि सिद्धार्थ नगर में विकास के लिए आया हुआ पैसा पता नहीं कौन से विकास पे और किसके विकास पे खर्च हो रहा है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि ये विकास के लिए आया हुआ पैसा विकास के लिए तो नहीं खर्च हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा ब्रजेश, और अगर हो सके तो अधिकारी अगर आज छुट्टी पर हैं, इस वजह से फोन नहीं उठा रहे हैं, तो कल उनसे इस पूरे मामले पर विधिवत उनका पक्ष लीजिएगा और पूछिएगा उनसे रिएक्शन लेकर कि आखिरकार विकास के आए हुए पैसे से आखिरकार विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, ये विकास गायब कहाँ हो जा रहा है, जरूर इस पर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखंड, देखिए अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो तहसील प्रांगण में लगा हुआ, वहाँ काफी लोग आते हैं जाते हैं, उनको पानी पीने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वहाँ जो वाटर एटीएम लगाया गया जब उसमें पानी ही नहीं है तो फिर लोगों को पानी पीने के लिए इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि लोग सड़कों पे भाग के जा रहे हैं। दूसरी वहाँ देखिए एक बड़ा वाटर टैंक लगा दिया गया था, उससे पानी लोगों को मिल जाती थी, उसमें भी पानी नहीं। यानी कुल मिला करके ये साफ तौर से स्पष्ट है कि सिर्फ दिखावा है और दिखावे के नाम पर सरकार के करोड़ों रुपए का जो है गोलमाल किया गया अखंड। अब बिल्कुल साफ तौर पर ये गंभीर सवाल बना हुआ है और आखिरकार इस तरीके से एटीएम लगाए गए हैं लोगों के लिए, और अगर उस वाटर एटीएम से पानी ही नहीं निकल पा रहा है या गंदगी का अंबार है या खराब पानी है, जो भी है वो अगर है ही नहीं वहां पर, तो सवाल बनता है कि आखिरकार किस लिए इस तरीके से करोड़ों रुपए के विकास की योजनाएं लाई जाती हैं। विकास के लिए लाए तो जाते हैं, उसको लगाया कहाँ जाता है,
ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा वहां के अधिकारियों से और पूछिएगा कि आखिरकार विकास का है वो पैसा किसके विकास में लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, फिलहाल दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन जिस तरीके से एक पहली खबर आपको बता दें कि अखंड जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद बस्ती आए थे, जो उन्होंने बयानबाजियां की थी, उनके तमाम बयानबाजी के बाद में अब कहीं ना कहीं हो सकता हो कि उत्तर प्रदेश सरकार की शायद जो अभी उसके बयान को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते या उनके मॉनिटरिंग किया जाता है। आदर्श और कुलदीप, आप दोनों लोग म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उनके बयान के बाद में अगर साफ तौर पर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश गौ सेवा के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, कहीं ना कहीं उनका निवास भी बस्ती में ही है, तो फिलहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने ये भी बताया कि जो अभिमुक्तेश्वर है वो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि उन्होंने जो बयान दिया है वो विपक्ष के कहने पे उन्होंने बयान दिया। इस तरीके की चीजें जो बयान दे रहे हैं गौ को लेके, ये सरासर गलत है। अगर बात की जाए गौ को संरक्षण की, तो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में गौ को संरक्षित करने का अगर कार्य किसी ने किया गया है, तो अब तक की जितने भी सरकारें आई है, सिर्फ जो है बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही ऐसा काम किया है जो गौ को संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन जो उनका आरोप उन्होंने जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद लगा, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो शंकराचार्य ये कहने के ये कह सकते हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से अगर एक सन्यासी होने के बाद में एक सन्यासी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव, उनको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इस तरह की जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गौ सेवा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गौ सेवा की जाती है उस तरीके से कहीं नहीं की जाती है। फिलहाल उनकी सारी बातों का उन्होंने खंडन किया और साफ कहा है कि उन्होंने विपक्ष के कहने पर या विपक्ष की भाषा में कहने का उन्होंने इस तरह के बयानबाजियां की है। खंडन अब बिल्कुल जितेंद्र, देखिए अगर कहीं ना कहीं अगर धार्मिक पद्धति से जुड़ा हुआ या संत समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उनके विचार और उनके बटे होने का शंका हो ही जाता है। शायद यही कारण है कि तमाम लोग मुखर भी हैं, कोई उनके पक्ष में भी है तो कई लोग उनके खिलाफ भी हैं। और यही शायद है कि जो ये उनके खिलाफ में निकले हुए शब्द हैं वो साफ तौर पर इंगित करते हैं कि राजनीति का अखाड़ा साधु संत सन्यासियों को नहीं बनाना चाहिए। और यही कारण है कि लगातार लोग उनके विरोध में बोलते हुए नजर भी आ रहे हैं। हमने लखनऊ में भी देखा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रैली यहाँ पर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर भीड़ पहुंची ही नहीं, जिसको लेकर के उन्होंने बोला कि उनकी भीड़ को या उनके यहाँ लोगों को ना आने देने के लिए पूरी तरीके से जो प्रशासन था वो अलर्ट मोड पे था और उसकी वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। फिर भी तमाम चीजें हैं सरकार में, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, उनके मिलने भी पहुंचे थे। अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर करेक्ट और इंडिकेट करते हैं कि लोग इसको जोड़ करके देख रहे हैं कि शायद वो विपक्ष का मोहरा बन करके पूरी सरकार ही नहीं बल्कि सीएम योगी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये सबकी व्यक्तिगत राय है, शंकराचार्य जी को अपनी व्यक्तिगत राय है, वो कुछ भी कह सकते हैं, और जिन्होंने ये आरोप लगाया उनकी भी व्यक्तिगत राय है। इसमें क्या इंपैक्ट आएगा ये तो देखना होगा, लेकिन 2027 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जितेंद्र, तमाम इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे जब तक 2027 का चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, रिजल्ट आ नहीं जाएगा, और उसके बाद ही तय होगा और लोग ये दावे करेंगे कि कौन सी जगह पर किसने सही चाल चली थी या वो सरकार के खिलाफ जो उन्होंने रुख इख्तियार किया था उसकी वजह से इस तरीके का हुआ है, या फिर जो उन्होंने स्टैंड लिया उसकी वजह से सरकार उसको कन्वर्ट कर पाई और उसने जीत में तब्दील किया। ये तो रिजल्ट पे तय करता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। साधु संत सन्यासी की अपनी व्यक्तिगत अलग राय है, लोगों की अपनी अलग राय है, राजनीतिक नेताओं या राजनीतिक दलों के नेताओं की अपनी एक अलग राय है। फिलहाल इसको लेकर के तमाम तरीके का माहौल है वो अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग बनता हुआ चला जा रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक चीज साफ है इसमें कि देखा जाता है कि अभी तक देखा जाए कि लगातार अगर अभी जो जहां लगातार वो कहीं जहां भी वो बैठक करें या कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चीज साफ तौर से देखेंगे, ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का जिस तरीके से एक मुहिम कह सकते हैं कि मुहिम जो चल रही है कि कहीं ना कहीं ये 2027 के चुनाव में हो सकता हो कि जो ब्राह्मण समाज है कहीं ना वोट फैक्टर उनका काफी मजबूत माना जा सकता है। या ब्राह्मणों को अगर जो है कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से अगर हटा दिया जाए, दूसरे पार्टी में या विपक्ष में या कहीं पे भी चले जाते हैं तो हो सकता हो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो। तो स्वाभाविक बात है, अगर ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक जो
फेर बदला, वो कहीं ना कहीं तैयारी में बिल्कुल हो सकता है लगे हो, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ इस तरह की जो चीजें जो साजिश की जा रही है, या उनको हटाने के लिए, या फिर आगे वाले चुनाव के लिए जो रिसोर्टिंग की जो बात की जाए, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीजों को लेके हो सकता है ब्राह्मण समाज को एकत्रित भी किया जा रहा है। तो टारगेट कहीं ना कहीं साफ है कि हो सकता हो कि आगे 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं बड़ी पेचीदा हो सकता है, और हो सकता हो कि ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं हो सकता है कि अलग कहीं ना कहीं जा भी सकता है अखंड। हाँ बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण किस ओर करवट लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी के कहने से ब्राह्मण जाति धर्म का प्रभाव शायद ही पड़ता हो, लेकिन इतना जरूर है कि ब्राह्मण हो या फिर सवर्ण हो या फिर कोई और अन्य जाति हो, उसका इंपैक्ट इनसे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम चीजें कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को जोड़कर ही देखी जा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के ऊपर खुद आरोप लगते चले जा रहे हैं कि वो विपक्ष का मोहरा बन करके इस तरीके से सीएम योगी और बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, वो लगातार इस वक्त सरकार और बीजेपी के खिलाफ हैं और एक के बाद एक कहीं ना कहीं सभा कर रहे हैं और सरकार और सीएम योगी के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी बातों को मुख्य रूप से रखते हुए नजर आ रहे हैं और गाय के नाम पर सरकार को घेरने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कुलदीप बने हुए अमेठी से। कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है अमेठी से आज की? कुलदीप सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। मैं इस समय अमेठी जनपद के जगदीशपुर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है कुलदीप जी। आवाज नहीं आ रही है? मैं इस समय अमेठी बताइए। जनपद के जगदीशपुर में स्थित हूँ और मैं ऐसे मात्र अर्पित सिंह के यहाँ उपस्थित। कुलदीप, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है, या तो आप और नजदीक आइए या कुछ इशू है आपके ईयरबड या। आ रही है सर? बहुत धीमे आ रही, बताइए, आप बताइए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आप कुलदीप बताइए। हाँ, मैं इस समय अमेठी जनपद के एक ऐसे छात्र के यहाँ उपस्थित हूँ जो कि पीसीएस प्रवेश परीक्षा 2024 में 73rd यानी 73वीं रैंक पाकर जो है असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयन हुआ है। और मैं बात करूं तो पूरे अमेठी जनपद से कुल 13 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें 7 महिलाएं हैं और अमेठी से पुरुषों की संख्या 6 है। मैं इस समय अर्पित के पास मौजूद हूं और अर्पित से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपने तैयारियां की है और पीसीएस परीक्षा 2024 में किस तरह से आपने तैयारियां की है और कब से तैयारियां की है, मैं अर्पित से भी जानना चाहता हूं। पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम हरकत सिंह है। जी मेरा चयन जी वार्षिक परीक्षा अटेम्प्ट था, प्रयास था, इसमें और मेंस के लिए बहुत अच्छा पैटर्न था। तो इंटरव्यू प्रोग्राम से मैं और फिर बात करते हैं। ये कर ली। मैं इस समय अर्पित सिंह कुलदीप, आपकी मतलब अर्पित जी की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन एक सवाल है देखिए कि जिस तरीके से एक बड़े इम्तिहान में 2024 की जो पीसीएस परीक्षा में जिस तरीके से 947 में से 932 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अभ्यर्थी जो भी तैयारी करते हैं छात्र, उनको उम्मीद होती है कि उनका भी सिलेक्शन होगा इस पीसीएस के परीक्षा में। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन तमाम प्रतियोगी तैयारी करने वाले छात्रों को जो पीसीएस का सपना लेकर के तैयारी करने के लिए या फिर इलाहाबाद जाते हैं या फिर घर में रह करके सेल्फ स्टडी करते हैं। आपने क्या किया? आपने क्या किसी कोचिंग संस्थान का रुख किया या फिर आपने सेल्फ स्टडी से इस तरीके का मुकाम हासिल किया? सर मैंने घर पे पढ़ाई की है और जो भी करंट
जी अखंड जी। कुलदीप, थोड़ी सी टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम उनकी वॉइस नहीं सुन पा रहे क्लियरली और उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगर हो सके तो एक बार फिर से आप रिकनेक्ट करिएगा, तब तक हम आदर्श के पास चलते हैं, फिर हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि अगर हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी तमाम छात्र इनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि प्रेरणा के स्रोत है ये, और अगर इनसे वो कुछ सीखेंगे या इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने सफलता हासिल की, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो अगर प्रयास कीजिए एक बार फिर से, टेक्निकल इशू है, क्यों नहीं आवाज आ रही है, इस पर काम करते हैं। आदर्श, आप कंटिन्यू कीजिए। जी अखंड जी, हम उसी खबर में पुनः फिर लौट रहे हैं कि जो सड़क जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सड़क को लेकर जो धनराशि को यहाँ पर भेजा है, उसको लेकर यहाँ पर दो जो नेता थे, जो आबकारी मंत्री थे अग्रवाल एवं सदर सांसद जयप्रकाश जी, जिसमें कहीं ना कहीं टकराव चल रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, जो माननीय राष्ट्रपति सांसद नरेंद्र अग्रवाल जी ने यहाँ पर आकर दोनों नेता को समझाया और एक होने की राय दी थी। अब उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर फिर एक जोर पकड़ लिया है। उस सड़क की अगर हम बात करें तो जो तिहानी चुरगी से लेकर लखनऊ रोड पर जो 731 है वो 4 लेन मंजूर किया गया है। उस 4 लेन मंजूर को लेकर उसकी धनराशि जो मंजूर की है, जो इसकी पहले की 3,32,97,000 रुपए की गई है मंजूर। और उस सड़क को बन जाने से यहाँ पर जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और यहाँ के जो अतिक्रमण है वो भी मुक्त होगा और यहाँ वाहनों के लिए भी अच्छी सुविधाएं होंगी। और दूसरी तरफ हम बताना चाहेंगे, यहाँ हरदोई जनपद के जो IAS अधिकारी है उनका भी यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। पहले तो जो CDO यहाँ गुरु सौम्या रानी है, उनका ट्रांसफर शाहजहांपुर के नगर निगम में किया गया और दूसरे जो SDM है उनका भी ट्रांसफर किया गया है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल आदर्श, देखिए विकास कार्यों को लेकर के लगातार CM योगी समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं और विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार एक के बाद एक बजट भी एलोकेट किया जा रहा है और कोई भी जनपद इससे अछूता ना रह जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं फंड की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए लगातार फंड दिए भी जा रहे हैं। तो हरदोई जनपद वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है और खुशखबरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से सड़क के निर्माण के लिए वहां पर किस्त आ भी गई है तो तमाम वो जो लोग होंगे, जो इस राह से गुजरते होंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है और हरदोई के निवासियों के लिए भी है, क्योंकि तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आती भी हैं। आदर्श की सड़क का काम आ तो जाता है, फंड भी एलोकेट हो जाता है, लेकिन उसकी रफ्तार बड़ी धीमी होती है। कई बार इसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस बार ऐसी सड़कें जो बनती हैं या बनने के लिए एलोकेट फंड आ जाता है, तो क्या हरदोई में भी ऐसा देखा गया है कि कई बार जो काम बहुत तेजी से होना चाहिए था वो बहुत धीमी गति से होता है, बहुत शिथिलता के साथ होता है, उसको जो काम 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में डेडलाइन होती है, उसको भी कई बार कई वर्ष लग जाते हैं? देखिए अगर हम बताना चाहेंगे इस सड़क को लेकर, इसका फंड तो बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन यहाँ पे जो दो नेताओं की आपस में जो एक मनमुटाव हो रहा था, जिसको लेकर हम बात करें कि यहाँ जो सदर सांसद जयप्रकाश जी हैं और आबकारी मंत्री अग्रवाल और जो सदर विधायक हैं, इन दोनों का एक अपना अपना तजुर्बा था। उनका आबकारी मंत्री का कहना था कि ये सारी सड़क को मैंने मंजूर कराया है और जो सदर सांसद है जयप्रकाश जी, उनका कहना था मैंने सड़क मंजूर कराई है। अब देखना ये होगा ये सड़क बनने के बाद में इसका उद्घाटन कौन करता है, किसके सर पे चार्ज बनता, क्या ये सड़क बन पाएगी या ऐसे अधर में लगती रहेगी? जी अखंड। लेकिन ये अच्छी खबर हो सकता है कि आधार, देखिए खींचतान, आपसी खींचतान की वजह से चीजें लेट जरूर होती हैं, लेकिन अगर फंड सरकार की तरफ से आ गया है तो सॉरी, तो कहीं ना कहीं वो काम में लगेगा ही लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि काम को टालना नहीं चाहिए और ढीला नहीं होना चाहिए। अगर बहुत शिथिलता अपनाएंगे, बहुत ढिलाई से काम करेंगे, तो जो काम कुछ महीनों का है वो भी कई साल में तब कंप्लीट होता है। तो कई बार हमने देखा भी है, अभी प्रतापगढ़ से भी हमारे साथ जुड़ते ज्ञान, तो वो भी बताते हैं कि कोई काम बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं उसका भी मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, उसको भी लंबा खींचते चले जा रहे हैं। फिलहाल इस सड़क का भी देखेंगे कि जिसको लेकर के फंड एलोकेट किया गया है, इसमें कितनी तेजी से और कितनी जल्दी काम को खत्म करते हैं, जिससे हरदोई जनपद वासियों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। आसान जी, हम बताना चाहेंगे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो है पहली किस्त को जारी कर दी है और उन्होंने हरदोई जनपद वासियों के एवं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। और इधर सदर सांसद जो जयप्रकाश रावत जी है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और हरदोई जनपद वासियों को शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। अब देखना यह होगा कि सड़क जो बनती है इसका उद्घाटन। जी अब बिल्कुल आदर्श, क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं नितिन अग्रवाल जो कि वहां से हरदोई से और कद्दावर नेता भी हैं, तो साफ तौर पर उनके लिए साथ ही साथ हरदोई के विकास के लिए अगर कोई चीज आती है तो उसको अपनी तरह से शेयर भी करते हैं और बताते हैं कि हरदोई जनपद वासियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है
किस तरीके की खबर है। तो साफ तौर पर कई बार हमने देखा है कि नितिन अग्रवाल हरदोई से जुड़े मामलों को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आती हैं, जो विकास के कार्य के लिए जो भी फंड एलोकेट होता है उसको भी वो कहीं ना कहीं शेयर करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। जो भी अगर हम बताना कहना चाहेंगे, चाह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले जी, अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ राज्य शासन नरेश अग्रवाल जी जो नितिन अग्रवाल जी के पिता हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर दोनों नेताओं को बधाई भी दी थी और एक होने की सलाह दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद जयप्रकाश और नितिन अग्रवाल दोनों लोग हमारे भाजपा के नेता हैं और अच्छे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को मिलाने का प्रयास भी किया है और अब उस सड़क को लेकर फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आवाज भी शुरू हो गई है। जी अगर बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कहीं ना कहीं तमाम चीजें इस तरीके की देखने को मिलती है, किस्तान भी देखने को मिलती है। कुलदीप सुन पा रहे हैं आप? जी अखंड जी, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को? हाँ बिल्कुल, अब हम आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इस तरीके की सफलता हासिल की, जहां पर 947 बच्चों में से 932 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हुआ और कहीं ना कहीं स्पीशीज की इस बड़ी परीक्षा में उन्होंने सफलता हासिल की। इसलिए हम आईबीसी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इस सफलता को कैसे हासिल किया, वो तमाम प्रतियोगी छात्र क्या करें जिसकी वजह से वो भी पीसीएस बन पाए? सर मैंने प्रीलिम्स निकाले उसमें अच्छा हाँ प्रीलिम्स बिल्कुल बताइए। निकाले मैंने मेंस पे ज़्यादा विशेष फोकस किया था। आंसर को कैसे प्रेजेंटेबल बनाए, कैसे रीड रखें, राइटिंग उसकी अच्छी रखी, प्रेजेंट किया उसको अच्छे फॉर्म में किया, जैसे एग्जामिनर उसको बहुत टाइम से ना चेक कर पाए, इजीली उसको देख पाए और बहुत उसको निगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए इन चीज़ों में। और फिर उसके लिए मेंस के बाद इंटरव्यू जब स्टेज आई तो मैंने उसमें गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उसमें इंटरव्यू मैंने दिया, मॉक दिए हैं, जिससे पता लगा कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट अभी 29 की रात में आया है, तो मुझे असिस्टेंट कमिश्नर इन कमर्शियल टैक्स में मिला है पद, तो मैं काफ़ी इसके लिए खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए एसी जीएसटी का आपको कहीं ना कहीं आप पदभार आप संभालेंगे और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमने देखा है कि प्रतियोगी जो छात्र होते हैं वो उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं कि वो तैयारी कैसे करें, या क्या वो घर बैठ करके सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग का सहारा लें, आखिरकार उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और सफलता का क्या पैमाना, सफलता पाने के लिए किस तरीके से उनको मेहनत करनी चाहिए कि वो सफलता को आसानी से पा सके? देखिए, सफलता अगर पाना है तो एक मन में जुनून सा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। आपकी नींद भी आए तो आपके सपनों में आपको ये दिखना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है। और तैयारी तो आपको मैंने जो की है वो 2020 में स्टार्ट की थी, लेकिन ये मेरा 5वां प्रयास में हो पाया। रोज़ लगता था कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद को मोटिवेट करना इस जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं मैं उनको यही कहूँगा कि अगर लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मैं भी सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो उसको उस थॉट को ओवरकम करने के बाद ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि ये इस पार्ट की जर्नी का पार्ट है और ऊँच-नीच तो ऐसे आती रहती हैं। कभी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेटेड फील करते हो, जब मोटिवेशन लो होता है तो उनको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इन फेज़ में आपको हमेशा एक डिसिप्लिन अप्रोच में चलना चाहिए, जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है या कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है इस चीज़ों में। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि कहां पर क्या करना है, समय बर्बाद नहीं करना है और मोटिवेशन, जुनून होना चाहिए, जो साफ तौर पर बता भी रहे हैं कि जुनून के तहत ही आप इस सफलता को हासिल कर पाएंगे, उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। एक सवाल ये भी है कि कई बार अभ्यर्थियों को देखा गया है कि इतने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, इतने घंटे करना चाहिए। क्या इस टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या, कि इतने घंटे ही पढ़ना चाहिए, या ये माना जाए कि कुछ घंटे की पढ़ाई से आप रिजल्ट को पा सकते हैं, या आपको जो कंटिन्यूटी बनी रहती है इसलिए इतने घंटे तक आपको पढ़ना चाहिए? कई ये अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि रोज़ कोई समय से बिल्कुल पाबंदी होके नहीं देखना चाहिए कि मुझे 8 घंटा है तभी इस चेयर से उठ के अब मुझे अब खाना खाना चाहिए। बीच-बीच में आप समय भी निकालते रहें, मतलब कुल मिला के आपका 7 से 8 घंटे इसमें देना होता है। और इसमें मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ अ की, कि आप जो करें वो रोज़ करते रहें। ये नहीं कि आज आपने 8 घंटा पढ़ा तो कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों फिर पढ़ लेंगे, फिर कभी 3 घंटे पढ़ लिया। इन चीज़ों से इसमें बचना चाहिए और जब निरंतरता आएगी, आप में कंसिस्टेंसी आएगी, तभी आपका एक एवरेज अगर देखा जाए मंथ में, तो आप 8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं, तो वो आपको उन विद्यार्थियों से स्टैंड आउट कराएगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं या कम इनकंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं।
तो ये एज मिलता है इन बच्चों को जो कंसिस्टेंट होके पढ़ते हैं 8 घंटे। अब बिल्कुल सही बात है, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो शायद आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। एक सवाल और भी है, क्योंकि आपने बताया कि 2020 में आपने तैयारी शुरू की थी और आज 5 साल बाद आप उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। कई बार देखा गया है, कई अभ्यर्थी हताश और निराश हो जाते हैं जब वो दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में मेंस में पहुंचने के बाद भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाते। उनको लेकर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मेरा पहला इंटरव्यू था और इसके पहले मैंने कभी मेंस नहीं दिया है, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को ये बोलना चाहूँगा कि वो प्रयास करें कि वो देखें कि उनमें कहाँ कमी रह गई है। अगर मेंस में है तो उनके आंसर्स को क्वालिटी एनरिचमेंट कैसे वो करें, कहाँ पे उनकी कमी रह गई, किसी मेंटोर की गाइडेंसशिप में वो देख सकते हैं कि आंसर राइटिंग कहाँ उनकी कमी है, उस पे वो सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है, सवाल ये है कि आपने जो सफलता हासिल की उसमें आप सबसे ज्यादा या किसको योगदान आप मानते हैं, सबसे बड़ा योगदान किसका है? आपके पेरेंट्स का है, आपके टीचर्स का है, या आप मानते हैं कि इस बड़ी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका खुद का है? देखिए, मैं देखता हूँ सक्सेस अगर 100% है तो उसमें 50% तो आपकी मेहनत है, लेकिन 50% आपके पेरेंट्स और फैमिली रहती है जो आपको आपकी बैकबोन की तरह खड़ी रहती है आपके साथ। अगर मैं कहूँ तो मेरा ये 5वां-6ठा साल है मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कई बार निराशा भी हाथ में आती है और कभी-कभी तो खुशियाँ भी होती हैं, तो इन सब में फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ बातचीत की और सबसे बड़ी बात है कि आपने प्रदेश का मान बढ़ाया है। और आप जैसे युवा जब इस तरीके से कोई बड़े पद पर जब आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप जैसे युवाओं को देख करके वो तमाम युवा मोटिवेट होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे होते हैं। और बिल्कुल साफ तौर पर आपने बताया है कि जुनून होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने बताया कि 50% खुद के साथ साथ माँ बाप का भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपने सफलता हासिल की वो साफ तौर पर बताती है कि प्रतियोगी छात्र जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशनली साथ ही साथ अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और ये जो भ्रम है जो साफ तौर पर बताया इन्होंने, वो साफ तौर पर बताया है कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप 20-20 घंटे 18-18 घंटे पढ़ें, 8 घंटे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया। और उन लोगों के लिए भी जो 1 से 2 या 3 अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंचने के बाद निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और तैयारी छोड़ देते हैं, उनके लिए भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 से 6 साल के भीतर ही आप चाहेंगे तो आप सफलता को हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए आपने जिस तरीके से अपनी तैयारी की, मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फॉलो आ गई थी फोन। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से प्रतियोगी छात्र मेहनत करते हैं और किस तरीके से जब वो सफलता को हासिल कर लेते हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे थे और बता रहे थे कि प्रतियोगी छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।